आज कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम यूरोपियन यूनियन के नए कार्बन टैक्स से इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ते दबाव, बढ़ते राजकोषीय घाटे, चीनी के उत्पादन में तेज उछाल और टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया को राहत जैसी अहम आर्थिक और कॉरपोरेट खबरों पर नजर डालेंगे। यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी से यानी आज से कुछ चुनिंदा धातुओं पर कार्बन टैक्स लागू कर दिया है। इसका असर भारत के इस्पात और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता है। ये टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम के तहत लागू किया गया है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार इस फैसले के बाद कई भारतीय निर्यातकों को अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 15 से 22% तक की कटौती करनी पड़ सकती है। ये कटौती इसलिए जरूरी होगी ताकि यूरोपीय संघ के आयातक उसी मुनाफे से सीबीएम टैक्स का पेमेंट कर सके। हालांकि भारतीय कंपनियों को ये टैक्स सीधे तौर पर नहीं देना होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के इंपोर्टर्स को आयातित वस्तुओं में शामिल कार्बन एमिशन के आधार पर सीबीएम सर्टिफिकेट खरीदने होंगे। लेकिन इन सर्टिफिकेट्स की लागत का बोझ अंततः इंडियन एक्सपोर्टर्स पर ही पड़ेगा। इस्पात क्षेत्र में ब्लास्ट फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस पद्धति से उत्पादन के दौरान सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, जबकि गैस बेस्ड डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन और स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में उत्सर्जन कम होता है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में बिजली का स्रोत और ऊर्जा की खपत कार्बन की लागत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति की। नवंबर 2025 के अंत तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 9.76 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये 2025-26 के लिए तय किए गए सालाना बजट लक्ष्य का 62% से ज्यादा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी दौरान यह आंकड़ा 52.5% था, जिससे साफ है कि इस बार घाटा तेजी से बढ़ा है। सरकार का अनुमान है कि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहेगा, जो रकम के हिसाब से करीब 15.69 लाख करोड़ रुपए बनता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर तक केंद्र सरकार को कुल 19.49 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुई, जो बजट अनुमान का 55.7% है। इसी अवधि में सरकार का कुल खर्च 29.25 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें से 22.67 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू खाते और 6.58 लाख करोड़ रुपए पूंजी खाते में खर्च किए गए। एक खबर शुगर इंडस्ट्री से। भारत के चीनी उद्योग ने 2025-26 के सीजन के पहले क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन किया। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान देश का कुल शुगर प्रोडक्शन 23.43% बढ़कर 11.83 मिलियन टन हो गया। पिछले साल ये उत्पादन 9.56 मिलियन टन था। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र रहा, जहां उत्पादन में 63% की बढ़ोतरी हुई और ये 4.87 मिलियन टन तक पहुंच गया। देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़कर 3.56 मिलियन टन और कर्नाटक में 2.21 मिलियन टन दर्ज किया गया। 31 दिसंबर तक देश की 499 चीनी मिलों ने औसत 8.83% रिकवरी रेट के साथ 134 मिलियन टन गन्ने की पिराई की। पूरे सीजन के लिए चीनी का उत्पादन 31.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है। इसमें इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किए जाने वाला 3.5 मिलियन टन शामिल नहीं है। अब एक खबर निर्यातकों से जुड़ी है। टैरिफ संकट और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच केंद्र सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए 4,531 करोड़ रुपए की एक नई सहायता योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य भारतीय एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट्स तक बेहतर एक्सेस दिलवाना है। इसके तहत निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और B2B बैठकों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा विदेशी खरीदारों को भारत बुलाकर सीधे बातचीत के लिए भी संगठित सहयोग दिया जाएगा। ये योजना सरकार के 25,060 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का हिस्सा है। इसे 2025 से 2031 के बीच लागू किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए 500 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जाएंगे।
घरेलू इस्पात उद्योग को सस्ते विदेशी इंपोर्ट से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा इस्पात प्रोडक्ट्स पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। ये ड्यूटी 3 साल के लिए लागू की गई है। पहले साल के लिए इसकी दर 12% तय की गई है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जिंदल ने इसे सरकार का संतुलित फैसला बताया। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य घरेलू इस्पात बाजार को स्थिर रखना और इंडस्ट्री को लगातार और भरोसेमंद सप्लाई के लिए सक्षम बनाए रखना है। केंद्र सरकार ने पीपीएफ सहित विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ये लगातार 7वां क्वार्टर है जब इन योजनाओं की ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गई हैं। ये दरें 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च तक लागू रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2025-26 के चौथे क्वार्टर के लिए भी ब्याज दरें पहले की तरह ही रहेंगी। तंबाकू और पान मसाला से जुड़े प्रोडक्ट्स पर सरकार ने नया टैक्स स्ट्रक्चर बनाने का फैसला लिया है। इसे नोटिफाई कर दिया गया है। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू होगा, जबकि बीड़ी पर 18% जीएसटी होगा। इसके अलावा पान मसाला पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा। सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी देना होगा। वित्त मंत्रालय ने टैक्स चोरी रोकने के लिए चोइंग तंबाकू, जर्दा और गुटखा बनाने वाली मशीनों की क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह से जुड़े नए नियम भी नोटिफाई किए हैं। 1 फरवरी से जीएसटी कंपनसेशन सेस खुद ही समाप्त हो जाएगा। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एक राहत की खबर यह है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 2024-25 के लिए वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब कंपनियां ये दस्तावेज 31 जनवरी तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दाखिल कर सकेंगी। ये फैसला फाइलिंग सिस्टम में आ रही तकनीकी दिक्कतों और स्टेक होल्डर्स की मांग को देखते हुए लिया गया है। और आखिर में एक खबर, कर्ज के बोझ से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को, जिसे सरकार ने बड़ी राहत दी है। कंपनी के 87,695 करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये को फ्रीज कर दिया गया है। ये राशि 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार तय की गई है। इस बकाया का भुगतान 2031-32 से 2040-41 के बीच किया जाएगा। सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी करीब 49% है। इस कदम का मकसद टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बनाए रखना और बाजार को डुओपोली बनने से रोकना है। ये थे आज के कॉरपोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.